रसायन विज्ञान के उन सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों, उनके पीछे छिपे कारणों और पिछले वर्षों के संभावित प्रश्नों, जिन्हें अक्सर PYQ कहा जाता है, उनका चरण दर चरण विश्लेषण करेंगे। तो ये हर महीने में परीक्षा केंद्रित होने वाला है। बिल्कुल, ये कोई सामान्य चर्चा या किताबों को जोर जोर से पढ़ने वाला सत्र नहीं है। इसका हर एक मिनट परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद मूल्यवान होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के रसायन विज्ञान की उस नींव से शुरू करते हैं जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। हाँ, जहां से सब शुरू होता है। चलिए इसे स्पष्ट करते हैं। यौगिक, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, और मिश्रण या मिक्सचर के बीच अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यौगिक असल में एक सख्त रेसिपी की तरह है जहां अनुपात हमेशा निश्चित होता है। मतलब फॉर्मूला फिक्स रहेगा। हाँ, उदाहरण के लिए जल, इसमें 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन का अनुपात कभी नहीं बदलता। अगर यह अनुपात बदला तो वो पानी नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। सही कहा। वहीं दूसरी ओर मिश्रण एक सलाद की तरह है जहां अनुपात पूरी तरह से अनिश्चित होता है। सलाद में टमाटर या खीरे की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं, वो फिर भी सलाद ही रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे आसपास की वायु, जिसमें गैसों का अनुपात जगह के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। ये सलाद और रेसिपी वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि प्रकृति ने इन मूलभूत तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया है और परीक्षा बनाने वाले यहाँ कैसे जाल बिछाते हैं। जाल कैसे? देखिए, अगर हम डेटा पर नजर डालें तो पृथ्वी की परत या क्रस्ट पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन एक अधातु या नॉन मेटल गैस है। अच्छा, तो अगर सवाल घुमा दिया जाए? बिल्कुल, अगर परीक्षा के प्रश्न में पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु या मेटल कौन सी है, तो उत्तर तुरंत बदलकर एल्यूमिनियम हो जाता है। ये एक बहुत ही सामान्य सी जगह है जहां परीक्षा हॉल के दबाव में विद्यार्थी अक्सर गलती कर बैठते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि तत्व पूछा गया है या धातु, बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जब तत्वों की बात आती है तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का जिक्र होना तो तय है। इसके गुण परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, PYQ में भरे पड़े इसके सवाल। जैसे कि एक प्रवृत्ति है कि जब किसी वर्ग या ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाया जाता है तो परमाणु का आकार बढ़ता है। बिल्कुल, और इसके पीछे का कारण बहुत ही तार्किक है। मतलब जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए एक नई कक्षा या जिसे शेल कहते हैं वो जुड़ जाती है। एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी प्याज में एक नई परत का जुड़ जाना। जितनी ज्यादा परतें होंगी, प्याज का आकार उतना ही बड़ा होता जाएगा। समझ गई। लेकिन इसी आवर्त सारणी में 2 और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं जिन पर अक्सर सवाल बनते हैं। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। इससे ऐसे समझते हैं, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी रासायनिक बंधन में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की फ्लोरीन की ताकत सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु आकार बहुत छोटा होता है और उसका नाभिक उन बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बहुत करीब होता है, जिससे वो उन्हें एक शक्तिशाली चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेता है। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा रोक कर ये पूछने दीजिए। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को खींचने में इतना ही ताकतवर है, तो जब इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात आती है, यानी एक पूरी तरह से नए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता, तो वहां क्लोरीन बाजी कैसे मार लेता है? ये तो विरोधाभास लगता है। यही तो इस पूरी अवधारणा की सबसे खूबसूरत बात है। देखिए, फ्लोरीन का आकार इतना छोटा होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को खींच तो लेता है, लेकिन जब कोई नया इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आने की कोशिश करता है तो वहां पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम जगह होने के कारण आपस में टकराने लगते हैं। जगह की कमी की वजह से। हाँ, इसे प्रतिकर्षण या रिपल्शन कहते हैं। ये बिल्कुल एक छोटे से कमरे की तरह है जहां पहले से ही बहुत भीड़ है। एक नया इंसान अंदर आना चाहेगा तो लोग उसे धक्का देकर बाहर कर देंगे। क्या शानदार उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा होता है। उसका कमरा बड़ा है, इसलिए वो एक नए इलेक्ट्रॉन को बिना किसी खास प्रतिकर्षण के ज्यादा आसानी से अपने अंदर जगह दे देता है।
इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्या बात है, ये एक बहुत ही स्पष्ट व्याख्या है जो हमेशा याद रहेगी। अब इन तत्वों को समझने के बाद ये जानना जरूरी है कि एल्यूमिनियम या लोहे जैसे ये तत्व प्रकृति में एकदम शुद्ध रूप में नहीं मिलते। बिल्कुल नहीं, ये खदानों से निकलते हैं। हाँ, ये मिट्टी, पत्थर और अन्य अशुद्धियों के साथ गहराई में दबे होते हैं, जिन्हें अयस्क या ओर्स कहा जाता है। परीक्षा के लिए इन अयस्कों के नाम सीधे तौर पर याद रखने होते हैं। बिल्कुल, और यहाँ कुछ अयस्क इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे लगभग हर दूसरी परीक्षा में दिख जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट। हाँ, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम। जब लोहे की बात आती है तो मैग्नेटाइट को सबसे श्रेष्ठ किस्म का लोहे का अयस्क माना जाता है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद हेमेटाइट और सिडेराइट का नंबर आता है। और चांदी और सीसे के बारे में क्या? चांदी के अयस्कों में अर्जेंटाइट और नेटिव सिल्वर प्रमुख हैं। सीसा यानी लेड के लिए गैलेना और सिरोराइड। जस्ते या जिंक के लिए जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। और एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पारे या मर्क्यूरी के लिए सिनेबार। ये लाल रंग का पत्थर होता है जिससे वो तरल पारा निकाला जाता है जो हमारे थर्मामीटरों में होता है। बिल्कुल। इन चट्टानों को पिघलाकर शुद्ध धातु निकालना सच में मानव सभ्यता की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक रहा है। लेकिन इंसान यहीं नहीं रुका। इन शुद्ध धातुओं को निकालने के बाद उन्हें पिघलाकर एक दूसरे में मिलाया गया ताकि वे और भी मजबूत और उपयोगी बन सकें। और यहीं से हम रसायन विज्ञान के उस रोमांचक हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां हम रणनीतिक धातुओं और मिश्र धातुओं यानी अलॉयज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कुछ रणनीतिक धातुओं के सीधे तथ्य जो परीक्षाओं में सीधे अंक दिला सकते हैं वे इस प्रकार हैं। प्रकृति में मौजूद सबसे भारी धातु ओस्मियम है। यह इतनी घनी होती है कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी उम्मीद से कई गुना भारी लगता है। और सबसे हल्की? इसके विपरीत सबसे हल्की धातु लिथियम है, जो इतनी हल्की होती है कि पानी पर तैर सकती है और आज की हमारी मोबाइल बैटरियों को चला रही है, जो कि आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अगर सबसे कठोर धातु की बात की जाए तो वो प्लैटिनम है। इसके अलावा कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है, वही जो हमारी पेंसिल की नोक में होता है। अब जब हम मिश्र धातुओं की दुनिया में आते हैं तो एक बहुत ही प्रसिद्ध मिथक है जिसे परीक्षा बनाने वाले बहुत पसंद करते हैं। शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था, अगर हम उस पदार्थ की बात करें जिसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। हाँ, वो सबसे बड़ा ट्रैप। नाम सुनकर किसी को भी लगेगा कि इसमें चांदी या सिल्वर की कोई ना कोई मात्रा तो जरूर होगी। और यही तो सबसे बड़ा मिथक है। तथ्य ये है कि जर्मन सिल्वर में ठीक 0% मतलब 0% सिल्वर होता है। 0%? हाँ, ये वास्तव में तांबा लगभग 50%, जस्ता 35% और निकिल 15% का एक मिश्रण है। यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि अगर इसमें चांदी है ही नहीं तो इसका नाम जर्मन सिल्वर क्यों रखा गया? और परीक्षा बनाने वालों को ये सवाल इतना पसंद क्यों है? ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न है। इसे जर्मन सिल्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो 15% निकिल मिलाया गया है वो तांबे और जस्ते के मिश्रण को एक ऐसी चमक देता है जो बिल्कुल शुद्ध चांदी जैसी दिखाई देती है। ये देखने में एकदम चांदी का भ्रम पैदा करता है। अच्छा, तो सिर्फ चमक की वजह से? हाँ। और परीक्षकों को ये सवाल इसलिए पसंद है क्योंकि ये रटने वाले और वास्तव में विषय की गहराई को समझने वाले विद्यार्थियों के बीच का अंतर स्पष्ट कर देता है। जो केवल नाम पढ़कर उत्तर पर टिक लगाएगा वो निश्चित रूप से गलती करेगा। ये एक बेहतरीन ट्रैप है जिसे बचकर रहना चाहिए। इसी तरह कुछ अन्य महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं भी हैं जो परीक्षाओं में मिलान करने के लिए बहुत पूछी जाती हैं। पीतल, जिसे ब्रास कहते हैं, उसमें 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। कांसा यानी ब्रॉन्ज में 88% तांबा और 12% टिन होता है। और एक और बहुत ही विशिष्ट मिश्र धातु है ड्यूराल्यूमीन। इसका उपयोग हवाई जहाजों के निर्माण में होता है। हवाई जहाजों में? क्यों? इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। हवाई जहाज बनाने के लिए एक ऐसी धातु चाहिए जो लोहे की तरह मजबूत हो, लेकिन लोहे जितनी भारी ना हो, वरना जहाज उड़ ही नहीं पाएगा। लॉजिकल है। इसलिए ड्यूरामिन में 95% एल्यूमिनियम लिया जाता है, जो कि बहुत हल्का है, और फिर उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में तांबा, मैग्नीशियम और मैंगनीज मिला दिया जाता है। इसके अलावा गन मेटल भी बहुत पूछा जाता है, जिसमें 88% तांबा, 10% टिन और 2% जस्ता होता है।
धातुओं की इस ताकत और कठोरता के सामने एक तरल पदार्थ ऐसा भी है जो इन सब का घमंड पल भर में तोड़ देता है। मैं बात कर रही हूँ अम्लराज या एक्वा रीजिया की। ओह, अम्लों का राजा। बिल्कुल, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण है। परीक्षा के लिए इसका अनुपात याद रखना सबसे जरूरी है, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही कहा। और ये काम कैसे करता है ये समझना और भी जरूरी है। देखिए, सोना या प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुएं किसी भी अकेले अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करती, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मतलब कोई सिंगल एसिड सोने को नहीं पिघला सकता? नहीं। लेकिन जब नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो वे आपस में प्रतिक्रिया करके नवजात क्लोरीन यानी नेसेंट क्लोरीन उत्पन्न करते हैं। ये नवजात क्लोरीन इतनी अधिक प्रतिक्रियाशील होती है कि ये सीधे सोने के परमाणुओं पर हमला करती है और उन्हें तोड़ देती है। हाँ, उन्हें अपने साथ जोड़कर एक घुलनशील यौगिक बना लेती है, जिससे सोना पूरी तरह से पिघल जाता है। ये सच में रसायन विज्ञान का जादू है जो सोने जैसी कठोर और अक्रिय धातु को भी पानी बना देता है। तो ठोस धातुओं और अम्लों की इस विनाशकारी और जटिल प्रकृति को समझने के बाद अब उन गैसों और यौगिकों की ओर बढ़ते हैं जो विनाश नहीं करते बल्कि हमारे दैनिक जीवन और बड़े-बड़े उद्योगों को ऊर्जा देते हैं और उन्हें चलाते हैं। बिल्कुल, हमारे रोजमर्रा के रसायन। बात करते हैं ईंधन और गैसों की। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका मुख्य घटक मीथेन और ईथेन है। फिर आती है LPG, जो हमारे घरों के रसोई गैस सिलेंडरों में भरी होती है। इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैसें होती हैं। यदि हम इस LPG को व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इसके साथ एक बहुत ही जीवन रक्षक विज्ञान जुड़ा हुआ है। वो कैसे? देखिए, प्रोपेन और ब्यूटेन जो LPG के मुख्य घटक हैं, वे दोनों ही असल में गंधहीन गैसें हैं। उनकी अपनी कोई महक नहीं होती। अब सोचिए, अगर सिलेंडर से गैस लीक हो जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और एक छोटी सी चिंगारी से भयानक विस्फोट हो सकता है। तो फिर जब गैस लीक होती है तो हमें वो अजीब सी बदबू कैसे आती है? गैस रिसाव का पता लगाने के लिए ही इसमें जानबूझकर सल्फर का एक यौगिक मिलाया जाता है जिसे मरकैप्टेन कहते हैं। अच्छा, तो वो बदबू मरकैप्टेन की होती है? जी हाँ, वो जो खास तरह की तेज बदबू गैस लीक होने पर आती है, वो गैस की नहीं बल्कि असल में उसी मरकैप्टेन की होती है। ये एक छोटा सा रसायन लाखों लोगों की जान बचाता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम का है और परीक्षा में भी लगातार पूछा जाता है। ईंधन के अलावा परीक्षाओं में वाटर गैस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, और कोल गैस, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, इनके संगठन भी अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और फिर आते हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक जिनके नाम अक्सर डराते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। यहाँ समझने वाली बात केवल उनके रासायनिक नाम रटना नहीं है, बल्कि इनके बीच का जो संबंध है उसे समझना है। वो पानी के अणुओं वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। जिप्सम असल में कैल्शियम सल्फेट है जिसके साथ पानी के 2 अणु जुड़े होते हैं। ये एक कठोर पदार्थ होता है, लेकिन जब इस जिप्सम को एक विशिष्ट तापमान मतलब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद पानी वाष्पीकृत होने लगता है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि गर्मी के कारण जिप्सम अपने पानी के 1.5 अणु को खो देता है और कैल्शियम सल्फेट के साथ केवल आधा पानी का अणु बच जाता है। ओह, बस इतना सा अंतर? हाँ, पानी के अणुओं के इस छोटे से नुकसान से वो कठोर पत्थर जैसा जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के उस महीन पाउडर में बदल जाता है जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियां जोड़ने के लिए करते हैं या मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। यौगिकों की इस सूची में कुछ खतरनाक गैसें भी शामिल हैं जिन पर प्रश्न बनते हैं, जैसे फॉस्जीन गैस, जो बेहद जहरीली है, और आंसू गैस, जिसका रासायनिक नाम क्लोरोपिक्रिन है और इसका इस्तेमाल दंगों को नियंत्रित करने में होता है। और हमें सोडियम के यौगिकों को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, सोडियम के विभिन्न रूप भी परीक्षाओं के सबसे पसंदीदा विषयों में से एक है। बिल्कुल। सोडियम के यौगिकों में थोड़ा बहुत बदलाव करके बहुत अलग-अलग चीजें बनती हैं। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने को फुलाने के काम आता है। वहीं धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन इसके साथ पानी के 10 अणु जुड़े होते हैं।
वही 10 पानी के अणु सफाई करते हैं। हाँ, यही इसे सफाई करने की ताकत देते हैं। इसके अलावा कास्टिक सोडा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सुहागा, जिसे बोरेक्स भी कहते हैं, वो सोडियम टेट्राबोरेट है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले इस बेकिंग सोडा से लेकर रसोई में ही मौजूद प्राकृतिक अम्लों या एसिड्स तक का सफर भी कम रोचक नहीं है। प्रकृति ने हमारे चारों ओर कई तरह के प्राकृतिक अम्ल बिखेर रखे हैं। सिरका, जो हम चाउमीन में डालते हैं, उसमें एसिटिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर के खट्टेपन के पीछे टार्टरिक अम्ल होता है। और सेब में? सेब में मैनिक अम्ल होता है, और नींबू या संतरे जैसे खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक और बहुत ही दिलचस्प और परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल, जिसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। यह चींटी के डंक में पाया जाता है। तो मतलब जब चींटी काटती है तो जो तेज जलन और सूजन होती है वो असल में इसी फॉर्मिक अम्ल के हमारे शरीर में प्रवेश करने के कारण होती है ना? बिल्कुल सही। वो अम्ल त्वचा के नीचे जाकर प्रतिक्रिया करता है, और इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर वहां बेकिंग सोडा या साबुन रगड़ लेना चाहिए। क्योंकि वो क्षारीय यानी बेसिक होते हैं। एकदम सही, वे क्षारीय होते हैं और अम्ल के प्रभाव को बेअसर या न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये बहुत ही काम की जानकारी है। और इन अम्लों और क्षारों को मापने के लिए हमारे पास जो पैमाना है उसे पीएच स्केल कहते हैं। ये स्केल 0 से 14 तक होता है, जो किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। इस तालिका में कुछ मान परीक्षा के लिए बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। कौन कौन से? जैसे समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, जो 7 से अधिक होने के कारण इसे क्षारीय बनाता है। और मानव शरीर के रक्त का पीएच 7.4 होता है। ये एक बहुत ही संकीर्ण सीमा है जिसमें हमारा शरीर स्वस्थ रूप से काम कर पाता है। लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6.0 और नींबू का लगभग 2.2 होता है। यहाँ एक अवलोकन बहुत ही दिलचस्प है जो अक्सर विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है। वो कौन सा? अगर हम तुलना करें तो रक्त, जिसका पीएच 7.4 है, वो हल्का सा क्षारीय होता है, जबकि दूध, जिसे हम अक्सर एसिडिटी कम करने के लिए पीते हैं, उसका पीएच 6.4 है, यानी वह तकनीकी रूप से हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। सही कहा। ये एक ऐसा तथ्य है जो धारणाओं के विपरीत जाता है। अब रसायन विज्ञान के एक और बहुत ही आधुनिक और व्यवहारिक पहलू पर आते हैं, बहुलक और प्लास्टिक्स, जिन्हें अंग्रेजी में पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स, जो आजकल हर जगह हैं। हाँ, बहुलक असल में छोटे छोटे अणुओं की एक बहुत लंबी श्रृंखला होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह वर्गीकरण पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि ये ऊष्मा या गर्मी के संपर्क में आने पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो गर्मी के प्रति थोड़े नरम होते हैं। इन्हें गर्म करके पिघलाया जा सकता है और बार बार नया आकार दिया जा सकता है। जैसे टेफ्लॉन? हाँ, जैसे टेफ्लॉन, जिसका उपयोग हमने शुरुआत में जिक्र किए गए नॉनस्टिक बर्तनों में किया था। इसके अलावा नायलॉन, पॉलीथीन और पॉलिएस्टर भी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये नाम की तरह ही सेट हो जाते हैं। मतलब एक बार शेप ले लिया तो ले लिया। बिल्कुल। एक बार जब इन्हें सांचे में ढालकर आकार दे दिया जाता है तो उनके अणुओं के बीच बहुत मजबूत क्रॉस लिंक बन जाते हैं। फिर चाहे जितना गर्म कर लो, ये पिघलते नहीं हैं, बल्कि अत्यधिक गर्मी में जलकर खाक हो जाते हैं। इसके बेहतरीन उदाहरण हैं बैकेलाइट, जिसका उपयोग बिजली के प्लग और स्विच बनाने में होता है, क्योंकि अगर तारों में शॉर्ट सर्किट से गर्मी पैदा हो तो स्विच पिघलना नहीं चाहिए। और नियोप्रीन, जो एक विशिष्ट प्रकार का सिंथेटिक रबर है। और यहीं पर हम उस धागे को जोड़ते हैं जो हमने चर्चा की शुरुआत में छोड़ा था, केवलार। हाँ, वो जादुई रेशा जो गोलियों को रोक लेता है। बिल्कुल। केवलार एक ऐसा संश्लेषित रेशा या पॉलीमर है जिसके अणुओं के बीच के बंधन इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने वजन के अनुपात में स्टील से भी कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। गजब है। जब कोई गोली केवलार से टकराती है तो वो उसके रेशों के जाल में फंस जाती है और गोली की सारी गतिज ऊर्जा पूरे जैकेट में फैल जाती है, जिससे गोली अंदर नहीं घुस पाती और जान बच जाती है। इसी वजह से इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट का केवलार और नॉनस्टिक बर्तन का टेफ्लॉन, ये दोनों ही इसी बहुलक या पॉलीमर विज्ञान की ही अद्भुत देन है। एकदम सही। विज्ञान का ये उपयोग केवल बाहरी खतरों से हमारी रक्षा करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि ये शरीर के भीतर की चिकित्सा
और रोगों के निदान में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एकदम सही। तो इन सब का क्या अर्थ है परीक्षा के दृष्टिकोण से? जब हम समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स, औषधियों और विस्फोटकों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं? देखिए, परीक्षाओं में ये विषय सबसे अधिक मिलान करें या मैच द फॉलोइंग के रूप में आता है। समस्थानिक या आइसोटोप्स को समझना बहुत आसान है। ये असल में एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं। उनका वजन अलग होता है ना? हाँ, इनके अंदर प्रोटॉन तो समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, जिससे इनका वजन अलग हो जाता है। ये असंतुलन इनके नाभिक को अस्थिर कर देता है और इसी कारण वे अक्सर रेडियोधर्मी हो जाते हैं, यानी वे अपने अंदर से विकिरण या रेडिएशन छोड़ने लगते हैं। इसी रेडिएशन का उपयोग चिकित्सा में बेहद सटीकता से किया जाता है। यह बहुत ही हाई यील्ड जानकारी है, जैसे यूरेनियम 245 का उपयोग। इसका इस्तेमाल बहुत पुरानी चट्टानों और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिसे यूरेनियम डेटिंग कहते हैं। बिल्कुल। और सोडियम 24 का उपयोग शरीर के भीतर रक्त के प्रवाह में रुकावट या रक्त के थक्के का पता लगाने में होता है। और वो कैंसर के इलाज वाला कौन सा है? कोबाल्ट 60 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, और अन्य प्रकार के कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 से निकलने वाली गामा किरणें कैंसर की तेजी से बढ़ती कोशिकाओं के डीएनए को नष्ट कर देती हैं। और आर्सेनिक 74? आर्सेनिक 74 का प्रयोग शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। आयोडीन 131, जैसा कि आयोडीन के नाम से ही स्पष्ट है कि ये गले से जुड़ा है। इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि की बीमारियों के उपचार में होता है। और अंत में लोहा 59, जिसका उपयोग अरक्तता या एनीमिया के निदान के लिए किया जाता है, क्योंकि लोहे का सीधा संबंध हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन से है। ये सभी तथ्य परीक्षा में सीधे तौर पर अंक दिला सकते हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य यौगिक भी हैं जो दुनिया को अपनी शक्ति से हिला सकते हैं और कुछ जो जीवन बचा सकते हैं। विस्फोटकों में टीएनटी, आरडीएक्स और नाइट्रोसेल्यूलोज प्रमुख हैं। ये तो बहुत खतरनाक नाम हैं। हाँ, ये ऐसे यौगिक हैं जिनमें बहुत सी ऊर्जा एक छोटे से स्थान पर अस्थिर रूप में बंधी होती है और एक झटके में वे उस रासायनिक ऊर्जा को विनाशकारी गतिज और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जीवन रक्षक औषधियां भी हैं, जो रसायन विज्ञान का सबसे मानवीय चेहरा है, जैसे सल्फा ड्रग्स, जो बैक्टीरिया को पनपने से रोकती हैं और जीवाणुओं के संक्रमण को खत्म करती हैं। और टैक्सोल, हाँ, जो पेड़ की छाल से निकाला गया एक बहुत ही शक्तिशाली कैंसर रोधी रसायन है। ये देखना सच में अद्भुत है कि रसायन विज्ञान कैसे एक ही समय में जीवन ले भी सकता है और जीवन दे भी सकता है। यही रसायन विज्ञान की असली सुंदरता है। ये केवल टेस्ट ट्यूब में होने वाली प्रक्रियाओं या किताबों में छपे फॉर्मूलों तक सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन के हर एक पहलू को नियंत्रित करता है। बिल्कुल। तो अब इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए आइए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। वे 5 सबसे हाई यील्ड तथ्य जो परीक्षा की तैयारी करने वालों के फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, ताकि वे परीक्षा हॉल में बिना सोचे सही उत्तर लगा सकें। चलिए देखते हैं। पहला, प्रकृति में सबसे भारी धातु अस्मियम है। दूसरा, जर्मन सिल्वर एक मिथक है, इसमें 0% चांदी होती है। यह असल में तांबे, जस्ते और निकिल का मिश्रण है। बिल्कुल, एकदम 0%। तीसरा, एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें जो गंध वाला रसायन मिलाया जाता है वो मरकिप्टीन है। चौथा, सोने को पिघला देने वाले अम्लराज या एक्वारेजिया में नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1.3 होता है। और पांचवा, कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का उपयोग कैंसर और ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। ये एक बहुत ही ठोस और सटीक सारांश है। लेकिन इस चर्चा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब समय कम हो तो पूरी किताब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, स्मार्ट स्टडी ही काम आती है। बिल्कुल। स्मार्ट स्टडी का मतलब है उन पैटर्न्स को डिकोड करना जो पिछले 10 सालों से लगातार पेपर में अपनी जगह बना रहे हैं। रसायन विज्ञान के मामले में प्रश्न पूछने वाले कुछ खास कॉन्सेप्ट्स और उनके अपवादों से बहुत प्यार करते हैं। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम ठीक यही करने वाले हैं। ये चर्चा द एसेंशियल यूपीपीसीएस केमिस्ट्री रिवीजन ब्लूप्रिंट का एक विस्तृत विश्लेषण है, जहां हम केवल और केवल परीक्षा उपयोगी तथ्यों
यानी PYQ पर बात करेंगे। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। रसायन विज्ञान के इस पूरे लॉजिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी सबसे छोटी इकाई पर बात करनी होगी। मतलब कि परमाणु यानी एटम की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, इसे रटने के बजाय चलिए एक एनालॉजी से समझते हैं। पुरानी किताबों में परमाणु को एक इमारत कह दिया जाता था, जो मुझे कभी पूरी तरह सही नहीं लगा। हाँ, इमारत वाली एनालॉजी थोड़ी अजीब तो है। इसे एक इंसान की तरह सोचिए। इंसान का जो डीएनए है, जो उसकी मूल पहचान तय करता है, वो परमाणु के अंदर मौजूद प्रोटॉन है। सही कहा। आप प्रोटॉन की संख्या बदल दीजिए तो पूरा तत्व ही बदल जाएगा। बिल्कुल, और यही प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या होती है। साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं जो बस वजन बढ़ाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर द्रव्यमान तय करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इंसान के कपड़ों की तरह है ना? एकदम सही पकड़े। मौसम या जरूरत के हिसाब से ये कपड़े उतारे या पहने जा सकते हैं, और ये परमाणु के बाहरी हिस्से में मौजूद होते हैं। ये डीएनए और कपड़ों वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सारा खेल बाहरी इलेक्ट्रॉनों मतलब इन्हीं कपड़ों के लेन देन का ही होता है। तो अगर हम PY की ट्रेंड्स की बात करें तो इन कणों की खोज किसने की? ये सीधा सवाल कई बार पूछा गया है छात्रों से। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी, लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी नाभिक यानी न्यूक्लियस की है, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, है ना? वो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, वही। रदरफोर्ड ने जब सोने की बेहद पतली पन्नी पर कणों की बौछार की तो उन्हें उम्मीद थी कि कण सीधे निकल जाएंगे या थोड़े बहुत मुड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। कुछ कण बिल्कुल वापस उसी दिशा में लौट आए, जैसे किसी ने तोप का गोला टिश्यू पेपर पर मारा हो और वो टकराकर वापस आ गया हो। अरे वाह, क्या उदाहरण है! इससे यह साबित हुआ कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो खाली है, लेकिन उसके बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही सघन और पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा है, और उसी को नाभिक कहा गया। जी। इसके बाद बोहर का मॉडल आया। उन्होंने समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन बाहरी हिस्से में है वे यूं ही रैंडम तरीके से नहीं घूमते, बल्कि उनकी एक निश्चित कक्षा होती है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। एकदम सही। अब देखिए, जब वैज्ञानिकों के पास अलग-अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों की एक लंबी लिस्ट आ गई तो उन्हें व्यवस्थित करने की चुनौती सामने आई। और यही एंट्री होती है आवर्त सारणी की, यानी पीरियोडिक टेबल। जी, आधुनिक आवर्त नियम मोज़ले द्वारा दिया गया। उन्होंने बहुत ही लॉजिकल बात कही कि तत्वों को उनके द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए। हाँ, और उन्होंने बताया कि अगर ऐसा किया जाए तो एक ही समूह में आने वाले तत्वों के गुण समान होते हैं। लेकिन यहाँ मेरे एक सवाल है। पूछिए, क्या सवाल है? अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, मेरा मतलब है एक पीरियड में आगे बढ़ते हैं, तो हर कदम पर एक नया प्रोटॉन और एक नया इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। हाँ, परमाणु संख्या बढ़ रही है। तो सामान्य लॉजिक तो ये कहता है कि परमाणु का आकार भी बड़ा होना चाहिए ना। अगर एक ही समूह में गुण समान होते हैं तो पीरियड में आगे बढ़ने पर परमाणु का आकार सिकुड़ता क्यों है? ये तो उल्टा हो गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि क्या? कि यहीं पर असली भौतिकी काम करती है। छात्रों को इसे एक डेटा हाइलाइट के तौर पर परीक्षा के लिए याद रखना चाहिए। वो कैसे? जब हम एक पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो नए इलेक्ट्रॉन उसी बाहरी कक्षा में जुड़ते हैं। कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती। अच्छा। लेकिन नाभिक के अंदर हर कदम पर एक नया पॉजिटिव प्रोटॉन जुड़ रहा है, तो अंदर से पॉजिटिव चार्ज लगातार ताकतवर होता जा रहा है। इसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। समझ रहा हूँ। ये बिल्कुल एक रस्साकशी की तरह है, जहां बीच में खड़े लोग लगातार मजबूत हो रहे हैं। वे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को चुंबक की तरह जोर से अंदर खींच लेते हैं। इसी जोरदार खिंचाव के कारण आकार घटता है। ओह, तो मतलब कक्षा वही है, बस नाभिक का खिंचाव बढ़ गया है जिससे पूरा स्ट्रक्चर अंदर की तरफ पिचक गया है। बिल्कुल सही। और इसी खिंचाव का एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। वो क्या? क्योंकि नाभिक ने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को इतनी सख्ती से पकड़ रखा है, इसलिए किसी भी बाहरी तत्व के लिए उन इलेक्ट्रॉनों को चुराना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जी, इसीलिए पीरियड में आगे बढ़ने पर आयोनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। परीक्षा के लिए 2 चरम बिंदु हमेशा याद रखने चाहिए। कौन से 2 बिंदु? पहला, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी यह किसी भी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे तेज है। और दूसरा?
दूसरी तरफ सीजियम है जो सबसे अधिक धात्विक तत्व है, जो बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन चुराने के लिए बेताब है और दूसरा दान करने के लिए। यहीं से बात आती है कि परमाणु अकेले तो रहते नहीं, वे आपस में जुड़कर बंध बनाते हैं। हाँ, बॉन्ड्स। और यही बंध तय करते हैं कि कोई पदार्थ ठोस होगा, द्रव होगा, ये गैस। चलिए यहाँ एक मिथक बनाम तथ्य पर बात करते हैं। विज्ञान को गहराई से न जानने वालों के बीच एक बहुत आम मिथक ये है कि रासायनिक बंधों में परमाणु बस एक दूसरे से फेविकॉल की तरह चिपक जाते हैं। और तथ्य ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कोई गोंद नहीं है। तो फिर क्या है? सब कुछ इलेक्ट्रॉनों की उसी रस्साकशी पर निर्भर करता है। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से स्थानांतरण होता है। जैसे हमने शुरुआत में नमक की बात की थी, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को दान कर देता है। बिल्कुल, दोनों पर चार्ज आ जाता है और वे मैग्नेट की तरह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आयनिक बंध का उदाहरण NaCl यानी नमक ही है। लेकिन अगर दोनों परमाणु इतने मजबूत हों कि कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन दान न करना चाहे, तब क्या होगा? क्या वे सिर्फ समझौता करेंगे? हाँ, और उस समझौते को सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन साझा किए जाते हैं, है ना? सही कहा। दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपने बीच रखते हैं ताकि दोनों का काम चल जाए। इसका बेहतरीन उदाहरण मीथेन है, जहां कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। जी। इसके अलावा एक तीसरा प्रकार भी है जिसे धात्विक बंध कहते हैं। ये केवल धातुओं में होता है, जहां मुफ्त इलेक्ट्रॉनों का एक बड़ा समुद्र होता है। इलेक्ट्रॉन आजादी से घूमते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं बंधों की मजबूती ये तय करती है कि पदार्थ किस अवस्था में होगा। अगर बंध बहुत मजबूत हैं तो वो ठोस है, अगर थोड़े ढीले हैं तो द्रव है, और अगर बंध न के बराबर हैं तो वो गैस है, जिसका न तो कोई आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल दिमाग में आता है। बताइए। अगर गैसों का ना तो आकार है न ही आयतन, सब कुछ अराजक है, तो बॉयल का नियम परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि बॉयल का नियम इस अराजक दिखने वाले गैसीय व्यवहार को एक गणितीय सूत्र में बांधता है, जिससे हम भविष्यवाणी कर पाते हैं। जी। यानी हम साफ कहता है कि अगर तापमान स्थिर रखा जाए तो किसी गैस का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P प्रोपोर्शनल 1/V। मतलब अगर हम एक गुब्बारे को दबाकर उसका आयतन आधा कर दें तो उसके अंदर गैस का दबाव दुगना हो जाएगा। एकदम सही। परीक्षा में ये सीधा सूत्र कई बार पूछा गया है। अच्छा, अब बात करते हैं उन पदार्थों की जो पानी में टूटने पर आवेश उत्पन्न करते हैं। ये सीधे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अम्ल क्षार से जुड़ता है। हाँ, एसिड और बेस। अगर हम बुनियादी परिभाषा देखें तो अम्ल वे हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं, और क्षार वे हैं जो OH- आयन देते हैं। और इन्हें मापने के लिए pH स्केल का इस्तेमाल होता है। ये स्केल 0 से 14 तक होता है। pH 7 से कम मतलब अम्ल और 7 से अधिक मतलब क्षार। परीक्षा के लिहाज से 2 उदाहरण उंगलियों पर रटे होने चाहिए। HCl जो एक बहुत ही मजबूत अम्ल है, और NaOH जो एक बहुत मजबूत क्षार है। अब इन आयनों का असली खेल शुरू होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हम जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। लेकिन परीक्षा के समय ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है। हाँ, वो तो है। इसीलिए एक बहुत ही प्रसिद्ध निमोनिक हमेशा याद रखना चाहिए, एनऑक्स रेड कैट। एनऑक्स रेड कैट मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और रिडक्शन कैथोड पर होता है जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जी। परीक्षा में ये सीधा सवाल आता है। बस ये एनऑक्स रेड कैट दिमाग में रखिए, कभी गलती नहीं होगी। सच में कभी कभी अजीबोगरीब निमोनिक्स ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब धातुओं की बात करें तो एक सामान्य नियम है कि धातुएं सुचालक होती हैं और अधातुएं कुचालक होती हैं। लेकिन पेपर सेट करने वाले सीधे सीधे नियम पूछकर संतुष्ट नहीं होते। हाँ, उन्हें अपवाद चाहिए होते हैं। हाँ, परीक्षा में तो अपवाद ही आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि वे अपवाद क्यों पूछते हैं। शायद ये चेक करने के लिए कि छात्र ने रट्टा तो नहीं मारा है। बिल्कुल। जैसे पारा यानी मर्क्यूरी। पारा एक धातु है, लेकिन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। और दूसरा अपवाद ग्रेफाइट है। हाँ, ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है, यानी अधातु है,
लेकिन ग्रेफाइट की संरचना ऐसी होती है कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, जिससे ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद विद्युत का बहुत बेहतरीन सुचालक बन जाता है। जी, इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब प्रयोगशाला से बाहर निकलते हैं। ये सेक्शन है मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन का। PYQs चीख कर बताते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े रसायन परीक्षकों के पसंदीदा हैं। इसमें कोई शक नहीं है। 2 मुद्दे सबसे प्रमुख हैं। पहला है ओजोन परत का क्षरण, जिसका मुख्य कारण CFC गैसें हैं, जो पुराने रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती थी। और दूसरा है अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, जो सीधे तौर पर औद्योगिक प्रदूषण का नतीजा है ना? एकदम सही। कारखानों से जो SO2 और NO2 गैसें निकलती हैं, वो आसमान में नमी के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और NO2 नाइट्रिक एसिड। और यही एसिड बारिश के पानी के साथ जमीन पर गिरता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रसायन विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी रसोई में भी है। हाँ, दैनिक जीवन का रसायन परीक्षा का PYQ रिपीट जोन है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, मैं खुद कई बार इनके फॉर्मूले देखकर कंफ्यूज हो जाता हूँ। इन्हें याद रखने का क्या लॉजिक है? इसका एक आसान लॉजिक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। अच्छा, इसमें जो बीच में H है, उसे बेकिंग के B से जोड़ लीजिए, तो ये बन जाता है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 है। इसमें हाइड्रोजन नहीं होता, तो जहां H दिखे वो बेकिंग के लिए है। अरे वाह! इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर भी बार बार पूछा जाता है। हाँ, इसका सूत्र CaOCl2 है। इसमें मौजूद क्लोरीन ही पानी को साफ करने का काम करता है। बहुत खूब। इसी तरह कार्बनिक रसायन से भी हर साल प्रश्न बनते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी वो श्रृंखला जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हो। या सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का क्या खेल है? अगर कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसे एल्केन कहते हैं। मतलब जितने कार्बन हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। बिल्कुल। अगर डबल बॉन्ड है तो उसे एल्कीन कहते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो एल्काइन बन जाता है। ये पैटर्न इतना सीधा है कि एक बार लॉजिक समझ आ जाए तो रटने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। अब समय है इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से का। चलिए एक तेज बिना रुके सारांश की ओर बढ़ते हैं, जो परीक्षा हॉल में सीधे नंबर दिलाएगा। तो ये रहे वे तथ्य। पहला, pH स्केल हमेशा 0 से 14 तक होता है और शुद्ध पानी का pH 7 होता है। दूसरा तथ्य? दूसरा, प्रकृति में हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि उसी कार्बन से बना ग्रेफाइट बहुत नर्म और सुचालक है। और गैसों के बारे में? तीसरा, हमारी रसोई गैस यानी LPG में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, जबकि वाहनों में इस्तेमाल होने वाली CNG में मीथेन होती है। चौथा तथ्य जो बार बार आता है वो जंग लगने वाला है ना? हाँ, लोहे पर जंग लगना कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये लोहे का ऑक्सीकरण है, जिससे लोहे का वजन बढ़ जाता है। और स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगता? ये 5वां पॉइंट है। स्टेनलेस स्टील में जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो लोहा, क्रोमियम और निकल को मिलाकर बनाया जाता है। छठा तथ्य क्या है? छठा, अलॉय का सीधा सा मतलब मिश्र धातु होता है। 7वां, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। जी। 8वां, यूरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक है, जिसे प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। और आखिरी तथ्य? 9वां, बहुलक यानी पॉलीमर छोटे छोटे अणुओं के एक साथ जुड़ने से बने बहुत बड़े अणु होते हैं। देखिए, पॉलीमर केवल बड़े अणु नहीं हैं। तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये सोचने वाली बात है कि कैसे प्रकृति में कार्बन और हाइड्रोजन के छोटे छोटे संयोजन मिलकर हमारे जीवन की सबसे विशाल संरचनाओं का निर्माण करते हैं। हाँ, चाहे वो प्लास्टिक हो या हमारे शरीर के अंदर मौजूद DNA। परीक्षा की तैयारी करते समय और इन तथ्यों को याद करते समय सिर्फ फॉर्मूले मत रटिए, इन रसायनों की विशालता पर जरूर विचार करें। जब आप ये समझ जाएंगे कि ये नियम सिर्फ पन्नों पर नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार हैं, तो ये PYQ आपको बहुत दिलचस्प लगने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है।